जय श्री राम। आपका बर्थ डिटेल 8 जनवरी 1969 सुबह 4:35 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं, क्या हो सकता है उनका आपके जीवन में। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। वृश्चिक लग्न मंगल का लगन है लेकिन स्थिर राशि का लगन है। सिंह राशि सूर्य की राशि और स्थिर राशि है। अब मंगल को शास्त्र में सेनापति कहा गया, यानी ये व्यक्ति के भीतर एनर्जी देने वाला प्लैनेट है। व्यक्ति एनर्जी देता है और एनर्जी उसके भीतर है, काम करने की क्षमता उसके भीतर होती है। वृश्चिक लगन है, स्थिर स्वभाव के अंदर जल तत्व लिए होता है, यानी स्वभाव में स्थिरता और गहनता बहुत है, यानी व्यक्ति की सोच विचार बहुत गहरे होते हैं। व्यक्ति मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सोचता विचारता रहता है। अब एक तरफ तो आपके पास एनर्जी है, दूसरी तरफ आपके लगन का मालिक मंगल 12वें घर में बैठा है। तो कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कामों में खर्च कर देता है, जिसका कोई छोर पैर नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं। आपने लोगों के लिए मेहनत कर दी, आपने अपना हुनर लोगों के लिए दे दिया, आप लोगों के काम निकलवाने के लिए चल दिए, या आपने ऐसी मेहनत कर ली जिसका कोई लेना देना नहीं है। इसको कहते हैं गुणों का अतिव्यय, कि मेरे अंदर जो क्षमता थी, मेरे अंदर जो गुण थे, वो मैंने अतिव्यय कर दिए, खर्च कर दिए, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मंगल जब द्वादश भाव में हो और नवमांश कुंडली में वो मंगल उच्च का हो गया, यानी प्लेनेट में स्ट्रेंथ है, व्यक्ति अपने बल पे जीवन में बढ़ सकता है और कुछ कर सकता है। ऐसा मैंने आपकी दशमांश कुंडली में भी देखा। यहाँ भी मंगल दशम लगन में उच्च का है, यानी कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा जरूर। अब सूर्य की राशि सिंह राशि आपकी स्थिरता रखती है, रॉयल साइन का लगन है, रॉयल साइन कहलाती है ये सूर्य की राशि, यानी व्यक्ति जीवन में बड़े विचार रखता है। अब दशम भाव का मालिक दूसरे घर में, इसको कहते हैं वाणी की कुशलता के बल पर जीवन में आगे बढ़ना। ऐसे लोग बोलचाल से संबंधित कार्यों में सफल होते हैं। विद्या, बुद्धि, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षक, टीचिंग, मैनेजमेंट, लोगों को सलाह देना, एनजीओ चलाना, ये सब काम ऐसे लोगों के बल पे हैं कि हाँ, ये लोग अपनी भाषण शैली से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरे और 5वें घर का मालिक बृहस्पति केतु के साथ एकादश भाव में है। शिक्षा से प्राप्ति का योग, बुद्धि से प्राप्ति का योग, ज्ञान से प्राप्ति का योग। मैंने टीचिंग करने वाले लोगों के हॉरोस्कोप में ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत देखे हैं, या जो लोग अपनी बोलचाल या वाणी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा बृहस्पति और सूर्य बना रहा है एक ज़बरदस्त धन योग। वो धन योग आपकी वे ऑफ टॉकिंग से और आपकी वाणी से बन रहा है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया, बृहस्पति भी अच्छा हो गया, सूर्य भी अच्छा हो गया। पंचम भाव में शनि राहु का योग अच्छा नहीं होता। पंचम भाव बुद्धि का स्थान है। जब बुद्धि के स्थान में मीन राशि हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वभाव से भावुक है। व्यक्ति लोगों को दिल से चाहने वाला होता है, बहुत जल्दी से लोगों पे बिलीव भी कर लेता है। जब पंचम में शनि राहु तो कुछ लोग उसको चीट भी करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी मैंने चार्ट्स में देखा है। शनि राहु को कहते हैं, शनि है कर्म का कारक। आप रोजाना के जीवन में क्या निर्णय लेते हो, क्या कर्म करते हो, उसका कारक शनि है। राहु उसके ऊपर ग्रहण लगाने वाला ग्रह है। इसको कहते हैं व्यक्ति ने सब कुछ सोच समझते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, उसको पता है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर भी उसने वो कदम उठाया और उसको नुकसान हो गया। तो जीवन में बहुत बार फैसले दिल से ना लेके दिमाग से भी लेने की सलाह मैं ऐसे लोगों को देता हूँ, क्योंकि जब जब आप दिल से फैसले लेंगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन दिमाग से फैसले लेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। तो उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पंचम भाव में शनि राहु हो तो संतति में समस्या देता है, संतान पैदा होने में समस्या, कम संतान देना। जैसा आपको एक ही संतान है तो हो सकता है आपको दूसरी हुई ना हो, या पहली ही देर से हुई हो, या आपको जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि संतान भाव में ये अच्छा माना नहीं जाता। शुक्र बहुत अच्छा है, चौथे घर में शुक्र दिग्बली मित्र शनि की राशि में है। ये सुख साधनों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसको भाग्य स्थान का मालिक चंद्रमा भी दशम भाव से देखता है। दशम भाव पे चंद्रमा का होना और शुक्र द्वारा दृष्ट होना आपके जीवन में सौम्य कार्यों को दर्शाता है। आप जीवन में कभी भी कोई इलीगल काम नहीं करते, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके ढंग से निभाने में सक्षम हैं।
तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि व्यक्ति अच्छा काम करता है, दान धर्म भी करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था भी रखता है। जब लग्नेश 12वें घर में हो और शुक्र द्वादशेश होकर चौथे घर में हो, इसको कहते हैं घर के सुख में कमी का योग। घर के सुख में कमी का मतलब क्या है? जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर चले गए और उसके बाद भी कहीं दूर जाकर रहना या विदेश में जाकर रहने का भी योग इन्हीं कुंडलियों से, इन्हीं कॉम्बिनेशन से आता है। बुध ग्रह अपने आप में बेहतर है, इंटेलिजेंसी का कारक ग्रह है बुध 3रे घर में, बृहस्पति उसको 5वीं दृष्टि भी दे रहा है। इसका मतलब व्यक्ति ज्ञानी है, सही तरीके से सही समझ वाला व्यक्ति है, लोगों को ज्ञान दे सकता है, सलाह दे सकता है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस अच्छा हुआ। 7वें भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव, इसको कहते हैं शुरुआती तौर पर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, बाद में स्थितियां अपने आप सुधर जाती हैं क्योंकि नवमांश कुंडली आपकी ठीक है, जहाँ से हम प्योरली मैरिड लाइफ देखते हैं। मैंने दशमांश में देखा, लगन में उच्च का मंगल शनि से दृष्ट हो तो व्यक्ति अपने बल पर कुछ बड़ा करने में कैपेबल है, अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ने पे कैपेबल है। वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, राहु 5म भाव में शनि के साथ। वही बात जो मैंने शनि राहु योग को बताई, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अपने डिसीजंस पर ध्यान देना होगा। लोगों के लिए अचानक एकदम से काम नहीं आइएगा, उनको चेक कीजिए कि आखिर में क्या इनको वाकई में ही मेरी ज़रूरत है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझसे सिर्फ मतलब निकालने के लिए आ रहे हैं। तो उसका ध्यान दीजिए। 5म भाव में शनि राहु का योग हो, दशा राहु की चल रही है, पेट से संबंधित विकार, पेट से संबंधित समस्याएं देने में ये योग सक्षम है। जबकि राहु दशमांश में धन भाव में, यानी व्यक्ति कैपेबल है अपने बल पर पैसा, अपने बल पर धन कमाने के लिए। 5म भाव में शनि राहु का योग, बृहस्पति राहु केतु एक्सेस में संतान के प्रति चिंता दिखाता है। और वो आपने लिखकर भी भेजा कि जी मुझे तो सिर्फ ऐसा है कि भाई मेरे संतान अच्छी रहे, संतान के जीवन में कोई कष्ट परेशानी ना है, उसका थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, वो सभी चीज़ों में काम करेंगे, चाहे वो संतान के लिए हो चाहे वो आपके लिए। राहु की महादशा, राहु में बुध अभी अक्टूबर 2023 तक चल रहा है। बुध यहाँ 12th हाउस में है और बुध यहाँ 3rd हाउस में। अवश्य ही कोई ना कोई बड़ी यात्रा, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन आपके जीवन में राहु बुध में सक्षम दिखाई देता है। जैसा कि आपने एक सवाल पूछा, सेटलमेंट इन इंडिया और अब्रोड, तो हो सकता है आने वाले समय में आप कोई बड़ी यात्रा करने वाले हों। अक्टूबर 23 तक विदेश चले जाएं, विदेश में भ्रमण करिए आएँ, विदेश में कुछ समय के लिए होकर आएँ, ऐसा एक संयोग आपके साथ जीवन में चल रहा है। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो कभी कभी नौकरी को लेकर भी स्थान परिवर्तन होना, जगह का चेंज होना, काम करने का तरीका चेंज होना भी ऐसी ही दशाओं में देखा जाता है। मैंने बहुत बार लोगों को ऐसी दशाओं में ट्रांसफर्स होते देखा है, दूर स्थान पर जाके काम करते देखा है, बड़ी यात्राएं, लंबी यात्राएं करते देखा। और ऐसा योग आपके जीवन में चल रहा है मार्च 21 से अक्टूबर 23 तक। तो वो दोनों ही कॉम्बिनेशंस मुझे आपके इस चार्ट से दिखाई दे रहे हैं कि राहु बुध में ऐसा आपके साथ संयोग बन रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दी है अभी तक। ओल्ड एज सेटलमेंट इन इंडिया और अब्रॉड, हाँ बिल्कुल सेटलमेंट मुझे इसमें बाहर दिखता है, वो मैंने आपको यहाँ बताया भी है। और देखिएगा अभी तो राहु की दशा है 31 तक। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में कम से कम व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो भी 50-55 साल तक तो नौकरी करता ही है। उसके बाद जैसे ही ये बृहस्पति की दशा आपके जीवन में आएगी ना 2031, 31, 32, 33 में जाके, ये वो समय होगा जो आपके जीवन में एक बड़ा स्थान परिवर्तन कराएगा। जुपिटर आपको इंडिया में नहीं रहने देगा, ये बाहर ही सेटल कर देगा आपको। जॉब से रिलेटेड पूछा है, हाँ मुझे दिखता है कि आप कार्यरत महिला हैं, आप अपने जीवन में अपने बल पर कुछ कार्य कर सकती हैं। और अभी जो राहु में बुध चल रही है, जिसके बारे में मैंने बताया है, परिवर्तन होना, ट्रांसफर्स होना, नौकरी में बदलाव, नौकरी के काम करने की जगह में बदलाव, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा ऐसा मार्च 21 से अक्टूबर 23 के बीच। बाकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, फैमिली लाइफ अच्छी है, संतान के प्रति चिंता दिखती है। अभी राहु 5म में शनि के साथ है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थितियों में जब आपकी दशाएं ऐसी हों, क्योंकि मुझे ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा परेशानी आपके चार्ट से कुछ ऐसी खास दिखाई दे नहीं रही है। हाँ, राहु शनि का योग 5म भाव में है। भगवान शिव से संबंधित स्तुतियाँ आप करें। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। देखिए मंत्र होते हैं दो, एक होता है मृत्युंजय मंत्र, एक होता है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र नहीं करना,
जो मृत्युंजय मंत्र होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये जो मंत्र है, इस मंत्र की आप रोजाना नियम से रुद्राक्ष की माला से जाप करो। जब आप इस पूजा को करने चलो, भगवान शिव को साक्षी मान के रुद्राक्ष की माला से कपड़े के थैले के अंदर ढक के इसकी माला का जाप करो। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी भी करोगे। मान लो 3 माला करनी है, तो 3 माला करने के बाद जब आप माला कर लें, उसको बाहर निकालें और अपने माथे से लगाएं और ईश्वर से कहें कि ये जो माला का जाप मैंने करा है, ये अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने बच्चे की सुख शांति के लिए, सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए किया है। और इसी ही पूजा को आप निरंतर करो कि आपने जो पूजा की, उस पूजा को आपने समर्पित किया, भगवान शिव को समर्पित किया, उनसे प्रार्थना करी कि ये जो पूजा पाठ मैंने किए हैं, ये अपने बच्चे, अपने पति, अपने जीवन के लिए किए हैं। तो वो ओवरऑल आपका सभी तरीके से वर्क करेगा, सभी चीज़ों में आपको यहाँ फ़ायदा देगा। तो वो एक कॉम्बिनेशंस मुझे आपके इस चार्ट से दिखाई दिया। पूजा मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा और कोई पूजा नहीं बताऊंगा। संभव हो सके हर सोमवार को मंदिर जाओ शिव जी के और वहाँ जाके जल चढ़ाओ शिव जी को, शिव भगवान को, परिवार को पंचामृत से स्नान कराओ। तो ये तो था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। बृहस्पति थोड़ा पीड़ित है, राहु केतु एक्सेस पे भी है, पंचमेश है, संतान के लिए भी जाना जाता है, शनि राहु का प्रभाव भी है। तो आपके लिए भी मैं पुखराज रत्न पहनने की ही सलाह आपको यहाँ देना चाहूँगा। और आप तो बस लगभग 6 सवा 6 रत्ती के बीच का ही पुखराज आपको पहनना है। बेटे के आपको वो 7 रत्ती वाला पहनना ही है, और हस्बैंड को ओपल स्टोन पहनना है, वो भी 8 से 10 रत्ती के बीच का है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अरेंज करा दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सबको एक साथ आपको भेज दूंगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय करेंगे तो आपको उनसे लाभ मिलेगा। जय श्री राम।